अपना उत्तराखंड, जिसमें आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि राजस्थान के अजमेर से आ रही ये खबर, जहां अजमेर शरीफ दरगाह इलाके में अपराधियों को पकड़ने वाली केरल और अजमेर पुलिस की टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। अपराधियों ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की है, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड के रहने वाले 2 बदमाशों दानिश और शहजाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि केरल में दर्ज 45 लाख की चोरी की वारदात में शामिल उत्तराखंड के दोनों बदमाशों को पकड़ने गई थी और इस दौरान बदमाशों से पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस भी मिले हैं। बदमाशों की लोकेशन अंदरकोट इलाके में कवानी गेट के पास में आई, तो फोटो के आधार पर उनकी पहचान की गई टीम के द्वारा और टीम के द्वारा घेरा डालकर उनको पकड़ने का प्रयास किया गया। तो एक बदमाश छुड़ा के और भागने लगा तो उसको दबोचा गया। तो एक बदमाश ने पिस्टल निकालकर 3 राउंड पुलिस टीम पर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद भी पुलिस टीम द्वारा काफी संघर्ष करते हुए और फायरिंग करते हुए दूसरे उसके साथी को दबोचा गया। आइए बढ़ते हैं आगे, बताते हैं खबर हरिद्वार से आती हुई, जहां पर हत्यारोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर आरोपी ने फायर झोंक दिया, जिसमें एक दरोगा गोली लगने से घायल हो गया। जवाबी फायरिंग में बदमाश को भी गोली लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्यारोपी के पास से पुलिस ने तमंचा भी बरामद कर लिया। दिसंबर महीने में नगर कोतवाली क्षेत्र के चमकादड़ टापू में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक 6 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति जिसकी पुलिस को लगातार तलाश थी काफ़ी टाइम से और ये काफ़ी समय से फरार भी चल रहा था। आज ये सूचना हमारे थाना स्तर पर प्राप्त हुई थी कि ये व्यक्ति आज चमकादड़ टापू के आसपास कहीं दिखाई दिया है। पूरी कॉम्बिंग टीम ने जब जाके वहाँ सर्च अभियान चलाया तो इस व्यक्ति के द्वारा जब वहाँ से फायर किया गया, पुलिस टीम ने आत्मरक्षा के साथ साथ इसको अरेस्टिंग भी करी है और इसमें हमारा भी एक जवान घायल हुआ है, एक सब इंस्पेक्टर, और उसको अभी हम लोग यहाँ दिखवा रहे हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है इस समय, जहां केंद्र की उड़ान योजना के तहत आज से हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़, चंपावत के लिए हेली सर्विस शुरू होने जा रही है। कार्यक्रम में सीएम धामी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ मुनस्यारी का सफर कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा। किराया भी 2 से 3,500 हज़ार के बीच होगा। H-130 T2 बोलते हैं और ये 7 सीटर हेलीकॉप्टर डेली 2 बार यहाँ से चंपावत जाएगा, चंपावत से वापस आएगा, 2 बार पिथौरागढ़ जाएगा, पिथौरागढ़ से वापस आएगा और 2 बार मुनस्यारी जाएगा, मुनस्यारी से वापस आएगा। यानी कि तीनों स्टेशंस पे हल्द्वानी से 14 सीट्स की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। और चूंकि ये सेवा उड़ान योजना के अंतर्गत है तो बहुत ही कम किराया इसका निर्धारित किया गया है। मात्र 2500 रुपीज़ चंपावत का किराया है, 3,000 रुपये पिथौरागढ़ का किराया है और 3500 रुपये मुनस्यारी का किराया है। मुझे लगता है इस सेवा के शुरू होने से यहाँ के निवासियों को काफ़ी इससे लाभ होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बहुत से लोग जो मुनस्यारी जैसी जगहों पर नहीं जा पाते थे क्योंकि काफ़ी दूर है, उनको बहुत सुविधा मिलेगी इससे। आज से आप कह सकते हैं हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़, चंपावत तक का जो सफ़र होगा वो बेहद सरल हो जाएगा और दाम भी बहुत ज़्यादा नहीं चुकाने होंगे, क्योंकि हेली सर्विस शुरू होने जा रही है। और इस कार्यक्रम में सीएम धामी भी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। इसी पर जानकारी देंगे शैलेंद्र नेगी, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र नेगी, कार्यक्रम कितने बजे शुरू होना है जिसमें सीएम धामी भी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं? देखिए, थोड़ी ही देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए ये बेहद ही अहम सर्विस शुरू होने जा रही है और पहली बार कुमाऊं में इस तरीके की सर्विस शुरू होने जा रही है। मैं दिखाऊं, ये हल्द्वानी का हेलोड्रम है और ये अगर मैं दिखाऊं सामने आपको, ये हेरिटेज एयरवे जो एयरलाइंस है उसको इस पूरी की पूरी संचालन की जिम्मेदारी दी गई है और ये एयरबस कंपनी का हेलीकॉप्टर है जो 7 सीटर हेलीकॉप्टर है जो थोड़ी ही देर बाद यहाँ से उड़ान भरेगा। लेकिन रोजाना जो कल से ये उड़ान की जो टाइमिंग रखी गई है, सुबह 7:45 पर पहली उड़ान होगी इसकी
मुनस्यारी के लिए, और मुनस्यारी के लिए भरेगा। यहाँ से मुनस्यारी 45 मिनट पहुंच सकता है, यानी हल्द्वानी से मुनस्यारी की दूरी महज 45 मिनट की होगी। उसी तरीके से फिर ये वापस आएगा और वापस जाने के बाद दूसरी उड़ान ये फिर पिथौरागढ़ के लिए भरेगा। इस तरीके से फिर तीसरी उड़ान वापस आने के बाद यही एक हेलीकॉप्टर है इसमें, और ये फिर चंपावत के लिए जाएगा। तो ये 7 सीटर है और रोजाना 14 यात्री, क्योंकि 2-2 चक्कर ये लगाएगा तो 14 यात्री इसमें सफर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं हल्द्वानी में आपको दूसरी तरफ अगर तेजी से ले जाऊं तो इधर दिखाता हूं मैं किस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम इस पूरी की पूरी, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो थोड़ा तेजी से आए और मैं दिखाएं ये किस तरीके का रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री वर्चुअली उसका उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो उत्तराखंड का ट्रेडिशनल जो छोलिया डांस है उसके जरिए ये पूरा का पूरा एक रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि वाकई कुमाऊं के लिए एक बड़ा अवसर है, उत्तराखंड के लिए एक बड़ा अवसर है। अभी तक हमने देखा कि चिन्यालीसौड़ गौचर के लिए देहरादून से हेली सर्विस थी और उसका जो 4 धाम में आने वाले पर्यटक थे उसका बड़ा आनंद लेते थे और उनको बड़ी सुविधाएं मिलती थी। लेकिन जो कुमाऊं का दूरस्थ इलाका है, जो मुनस्यारी का इलाका है, कुछ दिन पहले ही हमने देखा, तकरीबन 2 महीने पहले प्रधानमंत्री ने वहाँ का दौरा किया था, उस पूरे सीमांत इलाके का। वहाँ पर आदि कैलाश भी है, उसके अलावा खूबसूरत पिथौरागढ़ का जो शहर है वो है, उसके अलावा जो चंपावत है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। ये दिखाते रहिए आप, ये सब जो दृश्य है दिखाते रहिए। तो ये खूबसूरत जो नज़ारे हैं पहाड़ के, वो आने वाले पर्यटक, यहाँ कुमाऊं आने वाले पर्यटक ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग पिथौरागढ़ पहुँचने में 5 घंटे और 7 से 8 घंटे। वाकई में शैलेंद्र, ये वो दूर दराज इलाके आप कह सकते हैं जहां तक जाना, एक तो समय ज्यादा देना, लेकिन अब ये समय बहुत कम हो जाएगा और कीमत भी ज्यादा नहीं चुकानी होगी। कार्यक्रम से हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं शैलेंद्र नेगी, जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद वर्चुअली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जुड़ने वाले हैं। शैलेंद्र, नजर बनाए रखिए कार्यक्रम में। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आइए बढ़ते हैं आगे। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के दौरे का दूसरा दिन है और आज बीएल संतोष संगठन के प्रदेश में संचालित 5 प्रमुख अभियानों को लेकर पार्टी मुख्यालय में समीक्षा बैठक ले रहे हैं। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी भी मौजूद हैं बैठक में गांव चलो अभियान, दीवार लेखन अभियान, महिला सहायता समूह एवं गैर सरकारी संस्था संपर्क अभियान, पार्टी ज्वाइनिंग अभियान, लाभार्थी संपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक एवं सह संयोजक शामिल हैं। और भारती सगलानी इस पर और जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। भारती सगलानी, आज का भी दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के दौरे का आज दूसरा दिन है, इस समय बैठक भी चल रही है। क्या है प्रमुख बातें इस बैठक की? देखिए, अभी जो हाल फिलहाल में जितने भी कार्यक्रम बीजेपी ने प्लान किए थे और वो संचालित किए, चाहे उसमें लाभार्थी सम्मेलन की हम बात कर ले, या फिर जो दीवार लेखन का कार्यक्रम था, या फिर अभी तक जितने भी ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुए हैं उनकी कैसी रिपोर्ट रही है, इस पर एक तो अपडेट ले रहे हैं। साथ ही साथ इन कार्यक्रमों को करने में क्या कुछ दिक्कतें पेश आई, वो भी बीएल संतोष यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस मीटिंग में जितने भी मोर्चों के पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। साथ ही साथ जो कार्यक्रम दिए गए हैं उनके संयोजक, सह संयोजक यहाँ पर बैठे हुए हैं। अलग अलग सेशन में ये मीटिंग यहाँ पर चलने वाली है। फिलहाल जो मीटिंग यहाँ पर चल रही है उसमें प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, महामंत्री यहाँ पर मौजूद है, दायित्वधारी भी यहाँ पर मौजूद है। और इस मीटिंग के बाद अगली मीटिंग जो होगी वो विस्तारकों के साथ बीएल संतोष लेने वाले हैं। ओके, भारती सकलानी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। देहरादून के बीजापुर सेफ हाउस में बीजेपी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अपनी हाजिरी दी और कल सुबह संघ के साथ कोऑर्डिनेशन की मीटिंग हुई, जिसके बाद अब सरकार और संगठन के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। देहरादून में कल यानी कि बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 19 प्रस्ताव आए। इस बैठक में साल 2024-25 के बजट को भी मंजूरी मिल गई है और जो सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक कुल मिला के 89,000 करोड़ का बजट हो सकता है।
सौंग और जमरानी बांध परियोजना के टेंडर को अनुमति मिल गई है। जमरानी बांध से अब केवल सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति होगी, बिजली पैदा नहीं की जाएगी। ये बात ठीक है कि ये हमारा आने वाला 26 तारीख से बजट सत्र होगा और जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं दोहरा रहा हूँ कि 26 तारीख को माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा और उसके बाद हम लोग बजट प्रस्तुत करेंगे। सौंग का और जमरानी बांध का था, तो उसके लिए कैबिनेट में जो है सहमति हो गई है। जमरानी से पूरे हल्द्वानी को पानी प्राप्त होगा और ये पेयजल की योजना है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो कंपोनेंट था वो हटा दिया गया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज देहरादून के दौरे पर रहेंगी। आज अलका लांबा कांग्रेस ऑफिस में दोपहर 12 बजे नारी न्याय सम्मेलन में शामिल होंगी। इस दौरान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी मौजूद रहेंगी और इसके पहले आपको बताएं कि सुबह 11 बजे कांग्रेस ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। हल्द्वानी हिंसा में शामिल उपद्रवियों की लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस ने कल यानी कि बुधवार को 6 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 3 पर पुलिस की गाड़ी में आग लगाने का आरोप है। पुलिस अभी तक इस पूरे मामले में 74 गिरफ्तारियां कर चुकी है, लेकिन घटना का जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक और उसका बेटा और 2 अन्य नामजद यानी कुल मिला के 4 लोग अब भी फरार हैं। पकड़ने के लिए पुलिस की चेकिंग दबिश लगातार चल रही है और पुलिस ने जल्द से जल्द इनको धर दबोचने का दावा भी किया है। ये जो मुखानी थाने की जो गाड़ी जलाई गई थी उसमें कुछ लोग सीसीटीवी में हमने फाइंड आउट किए हैं और ये लोग उस टाइम जो आगजनी और जो पत्थरबाजी थी उसमें शामिल थे। बाकी जो 3 लोग वो हैं, इन लोगों ने मौके पर आके नगर निगम के कर्मचारियों के साथ में धक्का मुक्की की और इनके द्वारा उनके ऊपर पथराव किया गया और जो नगर निगम की संपत्ति है वो जलाने को। चमोली पहाड़ों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसकी सुंदर तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। आप वहीं पहाड़ों की तस्वीरें भी देख रहे हैं इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी से हालांकि जो निचले इलाके हैं उनमें ठंड बढ़ गई है, लेकिन जो ऊंचाई वाले इलाकों की तस्वीरें आ रही हैं वो मनमोहक हैं। चारों तरफ आपकी नज़र जहां तक पड़ेगी वहां आपको सफ़ेद चादर बर्फ की नजर आएगी। इन वादियों का दीदार करने के लिए सैलानी भी पहाड़ की तरफ पहुंच रहे हैं। चमोली की तस्वीरें। चक्राता भी एक बार फिर से बर्फबारी से गुलजार हो रखा है। चमोली के बाद आपको चक्राता की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां आप देखेंगे ये तीसरी बर्फबारी हो रही है सीजन की। बर्फबारी से चक्राता सैलानी काफी खुश नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बर्फबारी से मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, ठंड बढ़ गई है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री से बर्फबारी की ताज़ा तस्वीरें भी आई हैं, जिसमें हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर आप देखेंगे। सारे पहाड़ बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। बर्फबारी के बाद गंगोत्री में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें गंगोत्री हाईवे पर सुक्की टॉप से आगे 2 दिन बाद भी आवाजाही सुचारू नहीं हो पाई है, जिस कारण उपला टकनौर के 8 गांव के साथ गंगोत्री धाम और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। आज मौसम साफ होते ही बीआरओ के मजदूर और मशीनें मार्ग खोलने के काम में जुट गई और इस क्षेत्र के स्कूली बच्चों को कड़ाके की ठंड से भी परेशान होना पड़ रहा है। बढ़ते हैं आगे। धर्मनगरी हरिद्वार की बात करते हैं, जहां पर हजारों यात्री होटल्स में आकर ठहरते हैं, लेकिन यहां के कई होटल बिना फायर सेफ्टी मानकों के चल रहे हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडराता है। देखिए रिपोर्ट।
हरिद्वार में हजारों की तादाद में छोटे बड़े होटल हैं। साल भर कई हजार श्रद्धालु और यात्री इन होटलों में आकर ठहरते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि हरिद्वार के कई होटल बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। सीएफओ के मुताबिक कमर्शियल बिल्डिंग और होटल मालिकों को समय समय पर फायर सेफ्टी डिवाइस लगाने के लिए जागरूक किया जाता है। नोटिस दिया जाता है। इससे अतिरिक्त हमारे पास अभी सीज करने वगैरह की या कोई ऐसी कड़ी पावर हमारे पास अभी नहीं है। तो जो हमारे पास पावर्स हैं उनका उपयोग किया जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि इस पर्टिकुलर संस्थान को फायर एनओसी प्राप्त ना हो। हरिद्वार में पर्यटन विभाग में महज 144 होटल रजिस्टर्ड हैं, जबकि यहाँ छोटे बड़े होटलों की संख्या 1000 से ज्यादा है। वहीं होटल व्यापारियों का कहना है कि पुराने बने होटलों के लिए विभाग को स्पेशल ड्राइव चलाकर उनके लिए एनओसी जारी करनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा होटल संचालक आग से बचने वाले उपकरण लगवा सकें और आग लगने का खतरा कम रहेगा। चाहे वो कमर्शियल होटल वाले हों चाहे अन्य कमर्शियल बिल्डिंग वाले हों, और मैं तो कहता हूं जो निजी आवास बनाते हैं उनके लिए भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स तो सभी को फॉलो करने चाहिए। लेकिन इसके लिए फायर डिपार्टमेंट को प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को साथ लेकर इसकी एक ड्राइव चलानी पड़ेगी, सबसे संवाद करना पड़ेगा। विभागीय अधिकारियों की माने तो नई बन रही बिल्डिंगों के लिए फायर फाइटिंग उपकरण लगाए बिना उनकी एनओसी जारी नहीं की जाती। हालांकि पुरानी कमर्शियल बिल्डिंग को सिर्फ नोटिस ही जारी किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। हरिद्वार में प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल बनने जा रहा है। यूनिटी मॉल के लिए हाईवे पर जमीन भी चिन्हित कर ली गई है और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से यूनिटी मॉल निर्माण का काम आगे बढ़ाने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी इसी वीक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद जोर मॉल के निर्माण का काम शुरू होगा। हम आपको बता देते हैं, करीब 164 करोड़ की लागत से बनने जा रहे यूनिटी मॉल में देश के सभी राज्यों की उत्पादों के पारंपरिक वेस्टर्न वाली एक दुकान को लगी, जिसमें उत्तराखंड आने वाले लोग एक ही छत के नीचे सभी राज्यों के उत्पादों से रूबरू हो सकेंगे। तो प्रत्याशा में हम लोग टेंडर इसका कर रहे हैं एंड उसकी फाइनेंशियल बिड विल बी ओपन जब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल अप्रूवल हमें मिल जाएगा। तो हम आशा करते हैं विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज इसका टेंडर ऊपर अपलोड हो जाएगा एंड इसको नेक्स्ट स्टेप में वी विल इंश्योर कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल अप्रूवल भी हो जाए, ताकि हम बॉन्ड साइन करके काम भी कर सकें। ज़मीन इसकी चिन्हित करी थी, जो हमारा हाईवे पे सीएनजी पंप है, जो नगर निगम की ज़मीन है। रॉयल वृंदावन होटल के बीच में खाली जगह थी नगर निगम की, वो नगर निगम द्वारा HRDA को ट्रांसफर करी जा रही है। एक छोटे से